जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबों का छोटे बच्चे नौनिहालों का क्लास 10 का सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी पे। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान देंगे। आज आप लोगों का जो क्लास है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी और टीचर इसको पढ़ाता है आपको समझ में बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन सर्वेश सर जब पढ़ाते हैं अर्थव्यवस्था समझ में ही नहीं आता है, बल्कि आप अर्थ का व्यवस्था करना भी सीख जाते हैं। ओके, और ये जो क्लास है ये उन सबों के लिए मददगार है जो बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। खास करके आगामी जो बिहार के बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने वाली है उसके लिए तो यह क्लास क्या है, रामबाण क्लास। इसमें हम लोग करने वाले हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का पूरा इतिहास, और अपना तो नारा है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और जो बच्चा पूरा कंटिन्यू हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे और जो भी गुरुजी हमारे इस वीडियो को देखेंगे, समझिए कि उनका नौकरी लगना तय है और बच्चे का 400 आना तय है। क्योंकि यहाँ सिर्फ क्वेश्चन कराया नहीं जाएगा बल्कि डिटेल में बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आता है। क्योंकि आपको तो पता है कि आपके सर्वेश सर को फोन आता है कहाँ से, बीएसईबी आयोग से, और बताया जाता है सर ये क्वेश्चन इस बार डाले हैं, सही है कि नहीं है। हम कहते हैं सही है, डाल दीजिए। तो हम क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन बता देंगे। और साथ ही साथ जो हमारे 9-10 के जो शिक्षक बनने वाले हैं बीपीएससी चयन परीक्षा में, उन सबों के लिए भी विशेष जरूरत का क्या है क्लास है। अब पूछिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है प्यारे गुरुजी, भाभी गुरुजी, रउआ लोगन के लिए ये खातिर इंपॉर्टेंट बा कि रउआ लोगन के पता बा कि बिहार के सिलेबस में बीपीएससी के जो चेयरमैन बा अतुल प्रसाद, वो का कहले बानी कि टीचर लोगन के लिए सिलेबस में मेन पार्ट बा कि वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी के गहन अध्ययन कर ले। एससीईआरटी की ये पुस्तक है और अर्थव्यवस्था तो ऐसे भी समझ में आती नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। और अर्थव्यवस्था अपने आप में तो कोई शब्द है नहीं जब तक इसके आगे कोई देश, कोई राज्य, कोई समाज का नाम ना जुड़ जाए। ओके, तो आइए इस अर्थव्यवस्था को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है सबसे पहले ये जानने का काम करते हैं। ये उल्टा लगा हुआ था प्यारे बच्चों, पेन टैब। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, देखिए अर्थ होने होता है पैसा और व्यवस्था मतलब होता है व्यवस्था। तो देखिए अपने लोग, भारत के पास क्या है, भारत के पास क्या है, भारत के पास मात्र 2.4% क्या है, लैंड है। लेकिन जनसंख्या कितना है, 17%। जनसंख्या क्या है, 17% है। अब 17% जनसंख्या और मात्र 2.4% लैंड है। और आपको पता है कि 17% जनसंख्या के पेट भरने के लिए ये 2.4% लैंड क्या है, बहुत कम है। अब ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में हमको अर्थ का व्यवस्था करना पड़ेगा। ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारे समाज में, हमारे देश में क्या हो, सीमित संसाधनों में ही उसका उत्तम उपयोग हो सके और हम लोग क्या हो सके, धनवान बन सके। क्या क्या धनवान बन सके। इसके लिए क्या करना पड़ता है। और आपको पता है कि भारत अभी तक में 3 बार क्या हुआ है, आजाद हुआ है। सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को हम लोग किससे आजाद हुए, अंग्रेज की गुलामी से आजाद हुए। फिर 26 जनवरी 1950 को हम लोग अंग्रेज के बनाए कानून से आजाद हुए। और फिर हमने कब 1991 में हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आजाद हुए। और 1991 से हमारे देश की अर्थव्यवस्था एलपीजी पर आधारित अर्थव्यवस्था है, ठीक ना। और जिसके बाद से हमारा देश का अर्थव्यवस्था जो है विश्व के सभी देशों के लिए खुल गया है। आइए पढ़ते हैं। कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप, और कोई एक दिन की संरचना नहीं। आपको पता है कि अभी हम लोग विश्व के क्या है, 5th नंबर की अर्थव्यवस्था है। विश्व के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था कौन है, हम ही लोग हैं। 5th नंबर का हमने किसे पीछे छोड़ा है, ब्रिटेन को, जिसने हमारे ऊपर 200 सालों तक शासन किया। उस ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है कौन, भारतीय अर्थव्यवस्था। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का क्या था, गुलाम था। उस समय भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। और इस सोने की चिड़िया को पूरी तरह से किसने लूट लिया, इस सोने की चिड़िया को पूरी तरह से लूट लिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में 1757 के आप लोग को पता ही है, प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल में द्वैध शासन लगाई, तो भारत का जो सोने का चिड़िया था उसमें सोने की चिड़िया का जो गर्दन है, मुकुट है, वो आपका बंगाल था। और बंगाल को लूटना सबसे पहले शुरू किया। और जब आपका सर ही नहीं रहेगा तो धर लेके क्या कीजिएगा, तो भारत के पास कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अंग्रेजी शासन के सोने की स्त्रियों को भरपूर शोषण किया, जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति क्या हो गई, मंद हो गई, स्लो हो गई। आजा कहता है आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया के एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे लिए नीति निर्धारक के समक्ष क्या थी, एक गंभीर चुनौती थी कि कैसे हम
भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व का सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बनाए, कैसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था को एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था बनाए, कैसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाए जो भारत के गरीब लोगों का कल्याण भी कर सके और भारत को तरक्की के मार्ग पर भी ले जा सके। इसी के सबको देखते हुए उस समय के महान लॉबिस्ट जो थे हमारे अर्थशास्त्री, जो कि क्या थे, नेहरू जी के बहुत अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने कहा देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। किसे अपनाते हैं? मिश्रित। और उसमें क्या होगा, पूंजीवाद का भी अंश होगा। देखिए अब आपको हम बता रहे हैं, सिर्फ हम बता रहे हैं व्हाट इज ए पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या होता है? आप तो सब जानता होगा कि पूंजीवाद वो होता है जिसमें अर्थव्यवस्था पर क्या हो, निजी लोगों का अधिकार हो। ये नहीं, पूंजीवाद होता है जिसमें निजी लोग, अगर किसी निजी आदमी के पास अधिकार होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कमाना चाहेगा, लाभ। क्या कमाना चाहेगा? लाभ कमाना चाहेगा। तो पूंजीवाद वो होता है वैसा अर्थव्यवस्था का वैसा सिद्धांत जिसमें व्यक्ति लाभ के लिए काम करता है, उसे क्या कहते हैं? पूंजीवाद। ठीक है ना? एक बात, एक डिफिनेशन तो आपको पता है बच्चों कि अर्थ पूंजीवाद का मतलब है अर्थव्यवस्था को ऐसा साधन जिसपे अर्थव्यवस्था पर अधिकार निजी व्यक्तियों का हो, निजी कंपनियों का। लेकिन दूसरा जानो, दूसरा क्या है, उसमें लोग लाभ के लिए काम करते हैं। पूंजीवाद में लोगों का एकमात्र मकसद होता है लाभ, लाभ और सिर्फ लाभ। समझ गए? लेकिन समाजवाद क्या है? तो तुम ये भी जानते होगा समाजवाद क्या है। तो समाजवाद जिसमें अर्थव्यवस्था के साधनों पर किसका अधिकार हो, देश का अधिकार हो, उसको समाजवाद कहते हैं। तो तुम जानता है? 9 में पढ़े होगे और आप लोग भी गुरुजी जानते हैं। लेकिन अब हम बता रहे समाजवाद का मतलब होता है देश की जनता का कल्याण, और कल्याण करने का काम कौन कर सकता है? राजा ही कर सकता है। क्या आम आदमी, निजी आदमी किसी का कल्याण करेगा? नहीं। तो भारत के पास गरीबी भी था और भारत के कुछ लोग को अमीर भी बनना था, तो भारत ने इस दोनों को मिक्स किया और अपनाया क्या चीज? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और जब भारत आजाद हुआ तो उस समय जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था इसका परसेंटेज कितना था? मात्र 10%। और 90% हम लोगों ने किसे अपनाया था? समाजवादी को। और अभी वर्तमान स्वरूप में अगर कहा जाए तो भारत में 90% क्या है? वर्तमान 90% भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर झुकी हुई है और मात्र 10%, मात्र 10% और 10% में भी बहुत कम समाजवाद के प्रति है। अब तो आप देख ही रहे, सारा नौकरी प्राइवेट हो गया है, सब कुछ प्राइवेट। आप अपने बच्चे को भी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं, बस आपको सरकारी टीचर बनना है। तो एक बात कसम खाइए, जितने भी गुरुजी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कसम खाइए कि जब आप शिक्षक बन जाइएगा तो आप अपने विद्यालय में इतना अच्छा पढ़ाई दीजिएगा, सरकार प्राइवेट स्कूल का बच्चा अपने स्कूल से नाम कटा के आपके स्कूल में एडमिशन ले ले। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, जिस दिन आपके स्कूल में प्राइवेट स्कूल का बच्चा मजबूरी बस नहीं बल्कि इच्छा से, स्वेच्छा से, ऐसा नहीं, कभी कभी तो बच्चा ऐसा भी होता है कि फेल कर गया प्राइवेट में, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको पैसा नहीं है, सरकारी नहीं, सब कुछ रहते हुए भी अगर सरकारी स्कूल में बच्चा एडमिशन ले रहा है तब समझिए कि आपका टीचर बनना तय, आप एक अच्छे टीचर है। ओके। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश बनाकर रखा। फूट डालो और शासन करो। आपको पता है कि फूट डालो और शासन करो की नीति कब स्टार्ट की थी अंग्रेजों ने? सबसे पहले 1909 में लाया था, मार्लो मिंटो एक्ट के तहत। इसमें मुसलमान और हिंदुओं के बीच क्या किया? फूट डाल दिया, और जिस वजह से अपना भारत का क्या हो गया? विभाजन भी हो गया। ब्रिटिश शासन ने पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी अंग्रेजों के पहले, लेकिन कृषि प्रधान होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? सोने की चिड़िया थी। क्योंकि यहाँ जो कृषि था वो कृषि रोजगार उन्मुख था। आपको पता है कि बिहार में ही अफीम की खेती होती थी, बिहार में ही तंबाकू की खेती होती थी, नील की खेती होती थी। ठीक है ना? ये सबसे क्या था? बिहार में बहुत सारा रोजगार था। बिहार में सोरा की खेती होती थी, सोरा, फिटकरी। आप समझ रहे हैं, ये सब बिहार से निकलता था, आपको पता ही होगा। तो कहता बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति थी, लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। गरीबी, अर्थ और शिक्षा, गरीबी और शिक्षा, अंधविश्वास और विषमता। देखिए गरीबी तो है ही, जब गरीबी रहता है और वो शिक्षा रहता है तभी अंधविश्वास आता है। अब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको कोई कहेगा कि नारे भोला बाबा के आगे में जाके 5 गो बकरा काटेगा ना तब ये तुम टीचर बनेगा, कहिएगा हो ऐसे कहता है, पढ़ेंगे मेहनत करके ईमानदारी से तो होगा जय महाकाल क्या। और तब ये आएगा 400, अगर कोई बच्चा को कहे, तू कहेगा नहीं ना ठीक है हम पढ़ रहे, सर जी बोले थे ईमानदारी से पढ़ो, 400 क्या 450 आएगा है। अंग्रेजी शासन कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक रहा। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो जब देश की कुल संपत्ति, कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग कर देते तो उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो भारत अभी प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि में क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है। आगे बताएंगे कि कैसे $12,000 से अधिक वाला अर्थव्यवस्था
प्रति व्यक्ति आय में क्या है, तो वो विकसित अर्थव्यवस्था है। और 4000 से लेकर 12000 वाला किसमें है, तो विकासशील में है, ठीक है ना। और उससे कम वाला विकसित। तो भारत अभी विकासशील में आ गया। भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $6000 के आसपास है। आय की स्थिरता, कृषि एवं जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योगों के पतन तथा उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात की पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया है, शोषण किया है। उपनिवेश किसे कहते हैं, कॉलोनी, तो आपको पता है। जैसे मान लीजिए सर्विस क्लासेस केजीजी है हमारा चैनल, लेकिन कोई इस चैनल को क्या करे, कब्जा कर ले और अपने हिसाब से चैनल को चलाए, तो हम क्या होंगे, उसके उपनिवेश हो जाएंगे। जैसे कि भारत देश हमारा था, भारत देश भारतीयों का था, लेकिन इसमें शासन किसका हो गया, अंग्रेजों का। निर्णय कौन ले रहा था, अंग्रेज, इसलिए भारत किसका उपनिवेश था, अंग्रेजों का उपनिवेश था, ठीक है। जब कोई भी देश किसी बड़ी समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है तो उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है। तो ऐसे शासित देशों के शासक देश का उपनिवेश कहलाता है। तो भारत 200 वर्षों तक किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का। अब कहता अर्थव्यवस्था का अर्थ। आइए, हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्रायः सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे हुए हैं। आपका भाई भी लगा हुआ है, चैनल पर वीडियो बना रहा है, आप लोग खूब देखिएगा, खूब लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, चैनल को खूब अच्छे से मोनेटाइज कर दीजिएगा, 2-4-10 ग्रुप आ जाएगा हमको भी। आप लोग खूब प्यार देते ही नहीं है, लगता है प्यार देने में भी पैसा लगता है, लाइक देने में भी पैसा लगता है, कुछ नहीं लगता है। इसकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं में उत्पादन संबंधित है। उदाहरण के लिए किसान खेत एवं खलिहान में, मजदूर कल कारखानों में, स्कूल कॉलेज में वकील, शिक्षक स्कूल कॉलेज में, हाँ, वकील कोर्ट कचहरी में, सब काम करता है। इसको छोड़ के शिक्षक सारा काम करता है, लेकिन जो उसका मूल काम है उस काम को कम करता है, ठीक है। अब प्रश्न यह है कि सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं। लेकिन अब जो नए टीचर बहाल हो रहे हैं, और सब टीचर तो ऐसा है नहीं, क्योंकि सब टीचर ऐसा रहता तो बच्चे विकास कैसे करते। इसके उत्तर में तो कोई भी बुरा न मानिएगा इसको, इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं जिससे उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकता पूरी हो सके, तो वो हमारी वो सभी क्रियाएं जिनसे हम आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अब ये डिफिनेशन है, आपको याद करना है। हमारी वो सभी क्रियाएं जिससे आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, दूसरे कहते हैं साथियों आर्थिक क्रियाएं। क्या कहते हैं, कहते हैं आर्थिक क्रियाओं के अर्जन की कितनी विधियां हैं, कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, बैंकिंग है, बीमा है, व्यापार। इन सबों को 3 भागों में बांट दिया गया है। तो अर्थव्यवस्था के इसके विकास की इतिहास लोगों ने की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है और लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। कुछ अर्थशास्त्री ने अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कहता आर्थर लेविस अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण। तो जो टीचर वाले हमको, जो छोटका बच्चा है वो अर्थव्यवस्था का कोई डिफिनेशन लिख देगा चलेगा, लेकिन आप में कोई पूरा क्वेश्चन दे सकता है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है, ठीक। इस तरह से रहेगा पूरा, और कहेगा प्रसिद्ध अर्थव्यवस्था की परिभाषा किसकी है। ऑप्शन रहेगा आर्थर लेविस, ब्राउन, किंग्स, मेनार्ड किंग्स और फिर एडम स्मिथ। तो आपको वहां पर टिक करना है, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है। अगर मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करता है, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन की प्रणाली है। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका क्या करते, चलाते हैं। अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, योग है। क्या है, अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। कहता बिहार के अर्थव्यवस्था का अर्थ बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन। तो अगर कहेगा बिहार की अर्थव्यवस्था, क्या होगा, बिहार के अंदर जो भी आर्थिक क्रियाएं हो रही है बिहार के लोगों को जीवन यापन करने के लिए, वो सभी क्या है, वो सभी है आपके बिहार की अर्थव्यवस्था। ओके, अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। चूंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं अथवा गतिविधि संपादित की जाती है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। आइए जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है साथियों, तो चार्ट बना है, बहुत अच्छे से देख लीजिए। कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, ये सब किस में आएगा, मधुमक्खी पालन, सारा किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, उद्योग, निर्माण, गैस। उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, एक उद्योग होता है जो कारखाने के अंदर होता है, एक उद्योग होता है जो सड़क पे होता है। जैसे रोड बनाना क्या है, कारखाने के बाहर होगा, लेकिन कार कहीं ना कहीं कारखाना में बनेगा, तो ठीक है ना। एक बाह्य उद्योग होता है, एक आंतरिक उद्योग होता है।
और दूसरा है कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम और बड़े उद्योग। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? जिसमें एक ही परिवार के सदस्यों को सिर्फ रोजगार मिले, उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे आपके गांव में कोई आदमी क्या कर रहा है, पेड़ा बना रहा है और अपने गांव में ही बेच रहा है, कुटीर उद्योग। लेकिन उसने क्या किया, पेड़ा बनाने के काम को इतना बड़ा कर दिया कि अगल बगल के 2-4 और परिवार को नौकरी दे दिया, तो लघु उद्योग। और जब उसने क्या किया, लगभग 100 लोगों को नौकरी दे दिया, तो मध्यम, और 100 प्लस तो सब बड़ा उद्योग, ठीक है। और कहते हैं कुटीर उद्योग में मशीन का प्रयोग नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और ये हम बता रहे हैं सिर्फ कि कुटीर उद्योग ऐसा उद्योग जिसमें मशीनों का प्रयोग नहीं होता, आदमी मैनुअली रूप से काम करता है, ठीक है ना। और गांधी जी तो इसी उद्योग को न बढ़ावा देना चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि कुटीर उद्योग का खूब से खूब विकास हो, ताकि देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में तो आप जानवे करते हैं, बैंक है, परिवहन है, संचार है, व्यापार, अन्य सेवा। मतलब वैसा जो कुछ उत्पादित नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जो सेवा प्रोवाइड करता है, उसे क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए किसान ने गेहूं तैयार किया, ये गेहूं प्राथमिक क्षेत्र में आया, इसी गेहूं को हम ले गए द्वितीय क्षेत्र में, और ये गेहूं से बन गया क्या चीज, बिस्किट, बिस्कुट बन गया। और इस बिस्कुट को बेचने के लिए हमने दिया किसे, सेलर को दिया, और सेलर ने क्या किया, अपने सेलिंग करने का कॉस्ट भी जोड़ दिया। तो तृतीय क्षेत्र सिर्फ वही क्षेत्र है, अब हम बता रहे हैं जो उच्च, सुनिए। तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के वैसे क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के उत्पाद के मूल्य में वृद्धि कर दे, उसे क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। आपको ये तो पता है कि सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, लेकिन और जानिए कि जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के उत्पाद के क्या है, सेवा में, उसके उत्पादन में, उसके कार्यक्रम, उसके मूल्य में वृद्धि कर दे, उसे क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसको कहते हैं, तृतीय क्षेत्र किसको कहते हैं, डिटेल में बता ही दिए, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ओके। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधित जितने भी कार्य हैं सब प्राथमिक क्षेत्र में, और सेवा संबंधित जितने भी कार्य हैं सब किस में, तृतीय क्षेत्र में। और देखिए भारत का ये जो आंकड़ा दिया हुआ है बहुत पुराना है, उस समय 1901 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था, 63.6%। अभी वर्तमान में कितना है, 23.7%, ओके। और द्वितीय क्षेत्र का था 58.7। और तो एक चीज और याद रखिएगा, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित से अल्प विकसित से विकासशील और विकासशील से विकसित की ओर जाएगी, तृतीय क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ता जाएगा और प्राथमिक क्षेत्र का घटता जाएगा। अभी वर्तमान परिस्थितियों में देखिएगा तो 18.8% ही है प्राथमिक क्षेत्र का, ओके। और तृतीय क्षेत्र का क्या है, सॉरी, प्राथमिक क्षेत्र का अभी कितना 18.8% है, और तृतीय क्षेत्र का लगभग 61% हो गया है वर्तमान सिनेरियो में, ओके। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार तो बताए, अर्थव्यवस्था के सबसे पहले प्रकार क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हो, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व निजी व्यक्तियों का हो। और साथ ही साथ आपको दूसरा डिफिनेशन भी शुरू में बताए थे, क्या बताए थे, पता है कि पूंजी आबादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या हो, लाभ कमाना, लाभ कमाना हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लोगों का कल्याण करना हो और जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संचालन देश के पास, उसे क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था वर्तमान में किसी देश में पूरी तरह नहीं है, अभी हाल ही में कुछ क्यूबा में था, 2009 में क्यूबा ने भी छोड़ दिया, रूस बहुत पहले ही छोड़ चुका है। रूस के बस कृषि क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, बाकी सभी क्षेत्रों में क्या है, रूस में भी निजी अर्थव्यवस्था ही है। अभी किस अर्थव्यवस्था का बोलबाला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या निजी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। और भारत में भी अभी आपको शुरू में बताए कि 90% इसी क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था है, ठीक ना। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट भारत के पास ही है, ओके। और इसका कॉन्सेप्ट भारत ने ही दिया था, बाद में इसको सब अपनाया। समाजवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो रूस ने दिया था, और रूस के भी किसने, कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक ना। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो है एडम स्मिथ ने दिया था, और कहा कि अमेरिका का दिया था, ठीक ना, ओके, ठीक। चलिए, और कहते अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास एक लंबा इतिहास है। अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे के विकास की तरह है, जिस तरह आप एक छोटा सा बीज लगाते हैं, धीरे धीरे उस क्या होता है, छोटा नन्हा पौधा बनता है और फिर बड़ा पेड़ बनता है, उसी तरह अर्थव्यवस्था है। आज हमारे चैनल पर 1300 सब्सक्राइबर है, आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा, 1000 हो जाएगा, सॉरी ये 1300 है, ये तो 13,000 हो जाएगा, फिर 13 लाख हो जाएगा, और फिर क्या होगा, अर्थव्यवस्था का एक बड़ा वृक्ष बनेगा। क्या कर रहे हैं, लाइक आप लोग कर दिए हैं,
नहीं किए हैं कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दबा के कीजिएगा, ठीक ना। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय पर चमत्कारिक स्थिति नहीं है, इसका अनेक इतिहास है। आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास, आइए अब जानते हैं आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे जो नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग से संपन्न है। कहता है ऐसे तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर शास्त्रियों में क्या है, काफी मतभेद है। इसकी एवं क्या है, समान परिभाषा नहीं दी जा सकती। अर्थव्यवस्था में या मानविकी में कोई भी चीज का एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज एग्जैक्ट प्रूव्ड नहीं है। कहते हैं साइंस में और एसएसटी में क्या अंतर है बच्चों, साइंस और एसएसटी में बस इतना अंतर है कि साइंस को प्रूव्ड किया जा सकता है। जैसे हम बोले कि क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र KMnO4 होता है, तो उसको पोटेशियम और MnO4 को मिलाकर पोटेशियम परमैंगनेट बना सकते हैं। लेकिन जैसे हम बोले कि पीपल ऑक्सीजन छोड़ता है, तो उसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम बोले प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में होता है, उसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था को सिर्फ प्रयोग करके दिखाया, प्रूव नहीं किया जा सकता है, ये वक्त के साथ होने वाली घटना है। तो मानविकी विषय को साबित नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये क्या है, मानविकी है और वो साइंस है, ठीक है। और आजकल तो साइंस भी लोग ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कि क्या पढ़ा रहे हैं, इतिहास ही पढ़ा रहे हैं। अपना तो लाइट का HD क्लास है ना पढ़ा हुआ चैनल पर, साउंड का देख रहे हैं, पूरा फोटो वोटो के साथ प्रयोग उयोग के साथ लाइव करके सब कुछ दिखाए हैं। नहीं देखे तो जाके देखिए, लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिलेगा। ओके, इसकी एक समान परिभाषा नहीं दी जा सकती, लेकिन प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास से और श्रमशक्ति में वृद्धि की दर दूसरे जनसंख्या की वृद्धि के बीच क्या संबंध है। कहता अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। कहता समावेशी विकास, समावेशी विकास जो मोदी जी अभी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास, सब पढ़े सब बढ़े ही क्या कहलाता है, समावेशी विकास कहलाता है। ओके, प्रोफेसर मेयर बर्ल्डिंग ने बताया आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमिक्स रियल नेशनल इनकम इंक्रीज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या है, आर्थिक, अभी हम लोग किसका डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये सब किसका डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, आर्थिक विकास का डिफिनेशन पढ़ रहे हैं। और आर्थिक विकास का मतलब क्या है कि किसी देश के धन में, प्रति व्यक्ति आय में, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, तो उसे क्या कहते हैं, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र में उत्पादकता का ऊंचे स्तर को प्राप्त करना होता है। ओके, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब आदमी एक ही समझता है कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक प्रगति क्या है, आर्थिक वृद्धि। देखिए आर्थिक वृद्धि क्या है, एक बच्चा पैदा हुआ, गोद में है, धीरे धीरे चलने लगा, उसका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। बड़ा हो गया, लंबा चौड़ा तगड़ा बॉडी बिल्डर हो गया, लेकिन उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, और पढ़ाई लिखाई नहीं किया और बेरोजगार है, बौख रहा है कहीं गड़बड़, तो उसका आर्थिक विकास नहीं हुआ। आर्थिक विकास का मतलब होता है कि ऐसा विकास जो सर्वांगीण हो, सभी क्षेत्र में विकास हो, ठीक है। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि छोटी संकल्पना है, आर्थिक वृद्धि दिखाई देती है लेकिन आर्थिक विकास दिखाई नहीं देता है, गौण होता है। और आर्थिक प्रगति तो जानिए रहे कि वृद्धि होते जाएगा। समानता आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता, जो कि क्या है, गलत है। दोनों शब्द एक दूसरे का स्थान पर प्रयोग, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किया जाने लगा है। श्रीमती उर्सुला हिक्स, श्रीमती किसके द्वारा, उर्सुला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। ओके, वृद्धि किसके लिए है, तो विकसित देशों के लिए, और विकास किसके लिए है, अल्प विकसित देशों के लिए या विकासशील देशों के लिए। डॉक्टर व्राइट सिंह ने भी लिखा है ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। वृद्धि, सतत विकास किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है ये जो सतत विकास की संकल्पना है, ये आपको पर्यावरण, पारिस्थितिकी में, भूगोल में और इकोनॉमिक्स में सब जगह इसका बराबर महत्व है, सतत विकास की संकल्पना का। ओके, आज प्राकृतिक साधनों, जैसे सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास करना, जैसे संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना, वो संसाधन भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहे और साथ ही साथ पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। तो अगर आपसे कोई पूछे सतत विकास क्या है, कहिएगा ऐसा विकास जिसमें क्या हो, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो, कम से कम अपशिष्ट बचे और भविष्य के लिए संसाधन सुरक्षित हो और साथ ही साथ पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान ना हो। इस विकास को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसा डेवलपमेंट जो आदि अनादि काल तक चलता रह सके, उसे क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट, और जिसमें पर्यावरण को नुकसान कम हो, अवशिष्ट कम बचे, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पीढ़ी कहता है, अब पढ़ लेते किताब में भी क्या है, पेट्रोलियम, वन, जल, वायु, प्रकाश आदि इसी तरह का प्रयोग होता है। भावी पीढ़ी ने इन प्राकृतिक संसाधनों से वंचित होना पड़ेगा। यही नहीं, वर्तमान उत्पादन तकनीक से पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या जन्म दी। उनके उत्पादन प्रक्रियाएं जल, वायु एवं भूमि प्रदूषित हो रही है। इन सभी समस्याओं के कारण विकास की वर्तमान सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा का जन्म हुआ है, ठीक है। इन्हीं सबको कम करने के लिए, समझ गए, भावी पीढ़ी के लिए बचाना है संसाधन और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाना है, तो हम सब शुरू में आपको बता ही दिए हैं। तो कहता है सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास, तो देखिए डिफिनेशन, जो 10वां का बच्चा देख रहा है वो क्या लिखेगा, आई लिखेगा। वैसे तो परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, परीक्षा के क्वेश्चन के सबसे ऊपर लिखा होता है, तो आप जो हम डिफिनेशन बताए वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ये अगर याद करना है तो इसको याद कर लीजिए। ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब अगर आप अपने भाषा में लिखना चाहे या आप सर्वेश्वर की भाषा में लिखना चाहे तो आप लिखेंगे सतत विकास एक ऐसी विकास की संकल्पना है जिसमें विकास क्या हो, सतत हो, चिरंजीवी हो, आगे के लिए भी जारी हो, जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, भावी पीढ़ी का ख्याल रखा गया हो और साथ ही साथ सबसे कम अपशिष्ट बचे, उसे क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। कहता है वुडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया कि विकास को प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किया पूरी की जाए। ओके, वो कहता है मेडन सीन नामक एक अर्थशास्त्री ने बताया कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का। ओके, जहां तक आर्थिक प्रगति की बात है, यह एक व्यापक शब्द है। आर्थिक प्रगति क्या है, प्रगति, प्रगति का मतलब होता है जिसमें विकास और क्या हो, वृद्धि दोनों समाहित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपको प्रगति। प्रगति मतलब हुआ कि अब आपके पास क्या है, कोई चीज का कमी नहीं है, विकसित भी हो गए और वृद्धि भी हो गया। प्राय आर्थिक प्रगति के स्थान पर आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास दोनों शब्दों का प्रयोग होता है, तो प्रगति में दोनों सम्मिलित होते हैं। सच पूछे तो विकास शब्द में वृद्धि शब्द का अर्थ निहित है। विकास में क्या है, वृद्धि का अर्थ निहित है, और वृद्धि और प्रगति में क्या है, तो प्रगति में विकास और वृद्धि दोनों निहित है। समझ गए, तो वृद्धि में क्या है, दोनों निहित है। हम तो शुरू में ही डिटेल बता देते हैं और फिर किताब से इसलिए पढ़ देते हैं क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन रहे ना। प्रगति में खास अंतर नहीं है, इन तीनों व्यवहार में एक ही जैसा समझा जाता है। प्रोफेसर लेविस की क्या है, यही राय है। अब आप आर्थिक नियोजन के बारे में जान सकते हैं। आर्थिक नियोजन क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग यही है कि अगर आपके माइक से आवाज नहीं आ रहा तो पकड़ लीजिए, अगर आपके पास संसाधन कम है तो सर्वोत्तम प्रयोग कीजिए। प्लानिंग मतलब हम बताए ना कि भारत की आबादी कितनी है, लगभग विश्व की नंबर 1 आबादी है, लेकिन संसाधनों में हम बहुत पीछे हैं। यहाँ तक कि जल भी पूरे विश्व में पाए जाने वाले शुद्ध जल का, जो शुद्ध जल पीने योग्य जल है, उसका मात्र 4% भारत में है। आपको क्या लगता है कि भारत में बहुत जल है, नहीं है, ठीक। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कहाँ है, अमेरिका में, सुपीरियर झील, ठीक है ना। फिर भी भारत के लोग क्या है, जल को बर्बाद कर रहे हैं। आज तो 20 रुपया वाला गैलन लेते हैं और कुछ दिन बाद वही 20 रुपया गैलन क्या हो जाएगा, 40 रुपया का हो जाएगा। आइए, आर्थिक नियोजन से अर्थ एक ऐसी समन्वय कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्रगति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों का नियोजन, समन्वय एवं उपयोग करना है। भारत में एक योजना आयोग, आपको पता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लास 10 के बच्चे याद रखेंगे और आप लोग भी याद रखिएगा। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, और वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। क्या, लेकिन अब बताइए क्या योजना आयोग है, नहीं है। योजना आयोग की जगह पर 1 जैन 2015 से क्या आ गया है, नीति आयोग। क्या आ गया है, नीति आयोग। लेकिन नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। जो प्रधानमंत्री बनेगा वही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। ओके, योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों के विभिन्न, अब देखिए आर्थिक नियोजन का एक और अर्थ आपको बताते हैं अपना देसी भाषा। आप मान लीजिए आप स्कूल में एक शिक्षक है और आपके बच्चे के बैठने के लिए क्या है, बेंच नहीं है, और आप जिस ऑफिस में बैठते हैं वहां एसी भी नहीं है,
और आपको बहुत गर्मी लग रहा है, हीट वेव चल रहा है बिहार में, पता ही आपको, तो आप क्या पहले लगाइएगा? अच्छा टीचर होइएगा तो पहले बेंच लगाइएगा। दिस इज आर्थिक नियोजन, दिस इज इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं का प्रयोग करना, अर्थात इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कंट्री रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी इन क्या है अकॉर्डेंस टू द नेशनल पॉलिसी। भारत अभी तक 10 पंचवर्षीय योजना बना चुका है, 10 नहीं, ये 12 हो गया, और 12 के बाद पंचवर्षीय योजना क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। अब पंचवर्षीय योजना नहीं बनता है, अब बनता है क्या चीज? व्यापक विजन। 11वीं पंचवर्षीय, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 थी, और 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12, और जो 12वीं है इसका कब से? 2012 से कब तक था? 2017 तक, 2012 से 2017 तक। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना है। आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना क्या कहलाता है? आर्थिक विकास। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। योजना आयोग के प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 8। और अब योजना आयोग की जगह पर कौन आ गया? तो नीति आयोग आ गया, और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कब आया है? 1 जनवरी 2015 से, ठीक ना? ये पंचवर्षीय योजना का काल इंपॉर्टेंट है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, और किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पे, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 प्रोफेसर महालनोबिस मॉडल पर। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, ठीक ना? 5 साल के लिए। कहता राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये सब खत्म हो गया है। वैसे राष्ट्रीय विकास परिषद क्या था? योजना आयोग जो भी योजना बनाता था उसके बारे में जांच कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। और 6 अगस्त 1952 को किया गया था इसका गठन। किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग के वातावरण के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते थे। अभी क्या है? नीति आयोग में सभी राज्यों के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों सदस्य होते हैं, ठीक ना? मौद्रिक विकास, वर्तमान 21वीं शताब्दी में मनुष्य के अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। यदि हम इसके पीछे के इतिहास को देखें तो लगता है कि विगत वर्षों में इन सुख सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिए मनुष्य को कठिन परिश्रम करना पड़ा। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो वस्तु से वस्तु का लेन देन किया जाता था, जिसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। और वस्तु विनिमय प्रणाली कब होता था? जब आपको भी वस्तु चाहिए, हमको भी वस्तु चाहिए, तभी ना। अगर मान लीजिए हमको क्या चाहिए? रोटी चाहिए, लेकिन हमको गेहूं चाहिए लेकिन आपको मक्का नहीं चाहिए, तो कैसे होगा? इसलिए धीरे धीरे किसका विकास हुआ? पैसा का। जो चाहिए पैसा देके खरीद लो। अर्थव्यवस्था को उस अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। वह अवस्था आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। क्योंकि उस समय मनुष्य की संख्या का आवश्यकता दोनों ही कम थी, इसलिए वस्तुओं के लेन देन में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाया करती। लेकिन बाद में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, और उनकी संख्या बढ़ने के कारण अब छोटे से कस्बे से बढ़कर बड़े गांवों में क्षेत्र में मनुष्य का फैलाव हुआ। अब जब फैलाव हुआ तो मनुष्य को कुछ भी चाहिए, कभी भी चाहिए, लेकिन जरूरत है नहीं, तो अब किसका विकास होगा? मुद्रा का। किसका प्रादुर्भाव हुआ? मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, मनी का प्रादुर्भाव हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह मुद्रा का कहता मुद्रा किसे कहते? मुद्रा का एक समान क्रय विक्रय के साधन के रूप में कार्य कहता। मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का क्या करे? कार्य करे। पैसा हुआ है जो पैसा का कार्य कर दे। जैसे मान लीजिए आपके पास अभी क्या है? अभी मान लीजिए आपके जेबी में 20 रुपया भी नहीं है, लेकिन आपके पास फोन पे है, कर लेते हैं ना। अगर मान लीजिए आपके पास आरबीआई का क्या है? ई रुपी है, तो भी कर सकते। मतलब क्या है? वो सभी भी मुद्राएं हैं। मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करे। सरकार का युद्ध हुआ, सरकार की स्वीकृति से जनता के विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा। ओके, कहता फलता देश की सरकार ने के आधिपत्य से स्थापित बैंकों का निर्माण, तो बैंक का निर्माण हुआ। कहता है भारत में जो बैंक था, सबसे पहला भारतीय बैंक कौन था? पंजाब नेशनल बैंक। ओके, और आपको पता ही है कि रिजर्व बैंक 1935 अधिनियम के तहत बना था, और उससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसका नाम बदलकर क्या किया गया? एसबीआई किया गया। ओके, तथा मुद्रा का हस्तांतरण ट्रांसफर किया जाने लगा, जिसे हम चेक कहते हैं।
एक ऐसे व्यक्ति का संस्था दूसरे व्यक्ति संस्था के नाम से जारी करता है और सरकारी अधिपत्य से स्थापित। आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। और यह मशीन मानव द्वारा किए गए आविष्कार का परिणाम है, जो मनुष्य के अधिक तेज स्मरण शक्ति रखता है। और बिजली से चलने वाला यह मशीन, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, बड़ी तेजी से अपनी काम करता है। आप कंप्यूटर तो जानबे करते हैं, और सारा काम आजकल कंप्यूटर से होता है। आपको जो यह क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है, पूरे डिटेल से किया जा रहा है, मजे के साथ किया जा रहा है। कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। मोबाइल का पिता किसे कहा जाता है? मार्टिन कूपर को कहा जाता है। तो मोबाइल और कंप्यूटर से ही आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। दबा के लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके। आजकल प्लास्टिक की एक छोटी सी टुकड़े में क्या रहता है? बहुत सारा चिन्ह अंकित रहता है, और उससे भी हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोर बैंकिंग प्रणाली कहता है। बैंकों के माध्यम से पैसे का लेन देन है, तो बैंक इसे प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहता है। जिसका अभी भारत सरकार क्या चाहती है? कोर बैंकिंग प्रणाली घटे और क्या बढ़े भैया? एटीएम का प्रयोग बढ़े। क्या बढ़े? प्लास्टिक मनी का प्रयोग बढ़े। ओके। इस तरह इस व्यवस्था में प्लास्टिक यांत्रिक संकेत का कार्य सभी बैंकों के चिन्हित स्थान से किया जाना है। ये सारी क्रियाएं बिजली से संचालित कंप्यूटर के द्वारा होती है। बैंक जिस चिन्हित स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा उपलब्ध कराता है, उसे क्या कहते हैं? एटीएम। तो एटीएम का फुल फॉर्म याद करना लेना है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके। तथा एटीएम के युग में प्रवेश करेंगे। एटीएम के अलावा हमें आज डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं भी उपलब्ध है। मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी। मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी, पहले क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली था, वस्तुओं का लेन देन से व्यापार होता था। फिर मौद्रिक प्रणाली आ गई, मुद्रा का लेन देन हो गया। फिर बैंकिंग प्रणाली आ गई, लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं और क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। फिर कोड बैंकिंग प्रणाली आ गई, और फिर अभी है एटीएम और डेबिट कार्ड, और फिर अब क्रेडिट कार्ड। मतलब क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है ऐसा कार्ड जिससे पहले ही धारक क्या कर सकता है? पैसा का यूज कर सकता है, और बाद में जब पैसा आए तो उसे दे कर सकता है। इसी क्रेडिट कार्ड को क्या कहते हैं आप लोग? साख मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? साख मनी। ओके। पता है सिंगसानी गांव की कहानी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रामगढ़वा थाना अंतर्गत सिंगसानी गांव का एक लड़का छोटू प्राय अपनी माँ को सब्जी वालों से अनाज के बदले सब्जी लेते देखता। तो उसे जब अपनी छोटी मोटी जरूरतें जैसे चीनी कागज पेंसिल आदि की जरूरत होती, तो वह क्या करता? गांव से वहां से गेहूं लेकर जाता, बगल के दुकान पर देता, और क्या करता? छोटू एक संबंधी श्याम कुमार पटना से नौकरी करता था। एक बार होली की छुट्टी में आया और उसने छोटू को बुलाया। एक दिन शाम को छोटू को अपनी गाड़ी में बाजार घुमाने लग गया। बाजार जाने पर एक बड़े से दुकान पर श्याम ने कुछ सामान खरीदा, और जब पैसे देने का समय आया तो उसने एक प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा दुकानदार को दिया, जिसे जो कंप्यूटर के माध्यम से पैसे निकाल करता था। छोटू यह देखकर क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया। अपने संबंधी श्याम से जिज्ञासा बस पूछा कि बिना पैसे के आपने को ये सामान कैसे मिल गया? श्याम ने कुमार ने धीरे से छोटू को समझाया कि तुम्हारे घर के तुम्हारी माँ जो अनाज के बदले वस्तु लेती है, वो क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली है। तुम्हारे पिताजी अनाज बेचकर जो पैसा शहर से लाते हैं, वह मौद्रिक प्रणाली है। और आज हम जो प्लास्टिक के टुकड़े से अपनी वस्तु की कीमत का भुगतान कर रहे हैं, ये कंप्यूटरीकृत बैंकिंग प्रणाली है। आज के युग में ऐसा भुगतान चेक के द्वारा भी कर सकते हैं, अथवा इस प्लास्टिक के टुकड़े से, जिस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कहते हैं, भी किया जा सकता। छोटू आश्चर्य से अपने संबंधी श्याम की बातें सुनकर खुश हुआ। ओके। आइए अब क्या है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय मोस्ट इंपोर्टेंट संकल्पना है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। पूरा डिटेल से समझ लीजिए। ओके। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश की एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के, तो यहाँ से डिफिनेशन है, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। समान तौर पर जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह क्या होता है? विकसित होता है। अब प्रति व्यक्ति आय तो बता दिए, जब राष्ट्रीय आय में क्या करते हैं? देश की कुल जनसंख्या से भाग कर देते हैं, तो जो बचता है उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। ओके। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय सबसे उचित सूचक है। और इसे कैसे निकालते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। ओके। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिस देश ने 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 प्रति वर्ष या इससे अधिक है, वह विकसित देश है। एवं जिसकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष है, उसे क्या कहते हैं? उसे विकासशील। और जिसका इससे कम है उसे क्या कहते हैं? अल्प विकसित। तो भारत की क्या है? 28,000 के आसपास है। तो भारत किसमें है? विकासशील में। देखिए अब कहता है पंजाब की प्रति व्यक्ति आय है 26,000,
केरल की है 22,800 और बिहार की है मात्र 5700 रुपया। ये आंकड़ा है 2002 और 3 का। तो नया आंकड़ा के अनुसार ये बढ़कर हो गया लगभग 15,000 के आसपास, और ये लोग का भी तो बढ़ा ही होगा। ओके, अब कहता है मानव विकास सूचकांक मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हाँ साथियों, सबसे इंपोर्टेंट ये है, ये सूचकांक हर बार पूछा जाता है, इसको ही आप लोग शॉर्ट में कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इस इंडेक्स से क्वेश्चन हर बार आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना ही पड़ोसी, अपने पुत्र के देश का एक अर्थशास्त्री था जिसका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक, उन्होंने ही इसकी खोज की थी। ठीक ना, हाँ वही पाकिस्तान। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा महबूब उल हक ने निर्देशन में तैयार किया गया। पहली मानव विकास रिपोर्ट उसके कब आया था? 1990 में। ओके, पहला मानव विकास रिपोर्ट कब आया? 1990 में। UNDP जिसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट HDR विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर और उसकी स्वास्थ्य स्थिति के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। जहां तक मानव विकास सूचकांक है, इसमें 3 चीज शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट गुरुजी, मोस्ट इंपोर्टेंट हो ये तीनों चीज। पहला क्या है? जीवन आशा, शिक्षा की प्राप्ति और जीवन स्तर। इसी के आधार पर HDI का निर्धारण। तो क्वेश्चन आता है कि HDI का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? और ऑप्शन में ये 3 के अलावा एक और रहेगा, तो उसको छोड़ देना। कहेगा HDI का निर्धारण निम्न में से किसके आधार पर नहीं किया जा सकता है? तो वहां पर प्रति व्यक्ति आय रहता है ज्यादातर ऑप्शन में 3 नंबर में प्रति व्यक्ति आय ही रहता है, उसको छाटना है। HDI जीवन आशा सूचकांक, शिक्षा प्राप्ति सूचकांक और जीवन स्तर सूचकांक। HDI 1990 से आया। किसने दिया? तो महबूब उल हक ने दिया। HDI 0 से 1 होती है। पैमाने पर सभी देशों की HDI दर 0 से 1 होती है। भारत के पड़ोसी देश 2004 में मानव विकास रिपोर्ट की निम्न। तो नॉर्वे का मानव विकास रिपोर्ट वर्तमान भी नंबर 1 है और उस समय भी नंबर 1 था। एक अभी तक किसी का गया नहीं गया है, इसका 9.6 है। और भारत का HDI रिपोर्ट में भी 126वां स्थान है, शायद मे भी। ओके, लेकिन उस समय, अरे भैया, उस समय भी 126वें स्थान था मानव विकास रिपोर्ट में 2004 में। UNDP मानव विकास रिपोर्ट 2006 कहता, चूंकि 2006 में 177 देशों के लिए और अभी वर्तमान में इसमें 193 देशों के लिए ऐसा किया जाता है, तो क्या 0.611 था तथा 126वें क्रम। इसका मतलब है कि भारत मानव विकास के मध्यम स्तर पर है, और अभी भी भारत क्या मानव विकास के मध्यम स्तर पर ही है। ओके, यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पड़ोसी देश, एक छोटा सा देश श्रीलंका भारत से आगे है। जैसे बड़े देश का विकास में इतना नीचा क्रमांक है, किंतु भारत में विकास की क्रिया तेजी से बढ़ रही है और जल्द ही हम लोग सुधर जाएंगे। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मानव विकास के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत ने अपना खुद का मानव विकास रिपोर्ट जारी किया और बोला वो जो करता है वो सही नहीं है। ठीक है। रिपोर्ट की तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2000 को नई दिल्ली में जारी किया। रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष केसी पंत ने कहा था, अभी कौन है? अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है और उसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। हर दिन करंट अफेयर तो आपको कराते ही हैं सर्विस क्लासेस KGG पे, आप लोग देखते होंगे। इस पहली मानव विकास रिपोर्ट NHRD में 1981, 1991 और 2001 के लिए राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में HDI मूल्य का अनुमान लगाया गया तथा इस रिपोर्ट में विकास की दरें भिन्न भिन्न थी। केरल का रैंक सबसे ऊपर, जबकि बिहार और मध्य प्रदेश और असम का रैंक नीचे था। निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट के प्रस्तुत मानव निर्धनता सूचकांक ह्यूमन प्रोबेटी इंडेक्स के निर्धारण और क्या है निर्धनता अनुपात प्रोबेटी रेशियो को काफी मिलता जुलता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि में मानव विकास निर्धनता सूचकांक की कमी थी। उपभोक्ता व्यय, अब कहता है उपभोक्ता व्यय क्या है? कहता है कि उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हैं कि कोई देश का व्यक्ति कितना रुपया खर्च करता है सामान को खरीदने में, उसी को क्या कहते हैं? उपभोक्ता व्यय कहते हैं। अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया कि कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता की व्यय की क्षमता में कमी आई है, जबकि शहर में वृद्धि। गांव के लोग में क्या होता है? बचत का क्षमता होता है, उसके पास पैसा आ भी जाता है तो बहुत कम खर्चा करता है। कहता है आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, कहता है किसी भी देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकसित होना क्या है? बहुत जरूरी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं होगा तो उस देश का विकास नहीं होगा। आर्थिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से जो देश की आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास का आधार है। उन्हें देश के आधारिक संरचना, आधारभूत ढांचा कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस देश का
आधारभूत ढांचा जितना अधिक हो विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। तथा बिहार के विकास की स्थिति, आइए अपने प्यारे बिहार को भी देखें। ओके, बिहार का इतिहास तो काफी गौरवशाली है, लेकिन इतिहास गौरवशाली है, इसी बात का ढिढोरा पीट पीट के कितना दिन जिएंगे, तब हम लोग को भी कुछ करना है। यहाँ बिहार में गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति, महावीर को शांति, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, शेरशाह शुरू, गुरु गोविंद सिंह, बाबू बाबू वीर कुंवर सिंह, देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी बिहार में हुआ। चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ। संपूर्ण क्रांति के नेता जयप्रकाश नारायण, जिसे लोक नायक भी कहा जाता है, कि जन्म भी कहाँ हुआ, बिहार में हुआ। सीता कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म छपरा में हुआ था। लोक गीतकार भिखारी ठाकुर का भी जन्म इसी बिहार में हुआ। लेकिन वही बिहार आज कई तरह की समस्याओं का शिकार है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा अशांति का माहौल है। साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार को, साधन के मामले में तो बिहार क्या है, निर्धन है। बिहार के पास है क्या, सिर्फ मिट्टी और पानी, जितना खेती कर सकता है करो। बिहार में पिछड़ेपन के कारण है, आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। ओके, बिहार में पता है कि अभी विश्व में सबसे ज्यादा जो दबाव वाला क्षेत्र है, यहाँ 1 किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना लोग रहता है, 1102 लोग रहता है, 1102 व्यक्ति। ये क्या है, पूरे विश्व में सबसे अधिक है। ओके, बिहार में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते विकास के लिए साधन कम होते जा रहे हैं। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारिक संरचना का अभाव। बिहार में क्या है, आधारिक संरचना नहीं है, जैसे बंदरगाह नहीं है बिहार के आसपास, कनेक्टिविटी रोज अच्छे नहीं थे, अब तो रोड ठीक हो रहा है। फिर भी देखते हैं अगवानी खगड़िया घाट क्या हुआ, 2 बार ढह गया। कृषि पर निर्भरता, बिहार की ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है। बाढ़ तथा सूखे की स्थिति, बिहार के उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ आता है और दक्षिण बिहार में सूखा पड़ता है। इसके लिए चल रहा है मोची कोसी लिंक जोड़ो। औद्योगिकी पिछड़ेपन है, गरीबी है और खराब विधि व्यवस्था और कुशल प्रशासन का अभाव है। सब कुछ बता ही दिए हैं। ओके, कहाँ कहाँ बाढ़ आता है, खराब विधि व्यवस्था, गरीबी। ओके, कहता है जनसंख्या बिहार की कितनी है, तो 100, अभी तो लगभग 10 करोड़ हो गया है 2001 जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, 2.5%। ओके, यहाँ है 1.5, ये सही है। अभी साक्षरता दर अभी बढ़ के हुआ है 61%। पुरुष साक्षरता दर हुआ है 71, महिला साक्षरता दर अभी भी है लगभग 51 के आसपास। वार्षिक विकास दर कम में है बिहार का। ये सबको करंट डाटा से देखना होगा। प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है, जबकि देश का क्या है, बहुत ज्यादा है। हम लोग देश में क्या है, बिहार को तो इसे भी बीमारू राज्य कहा जाता है। तत्कालीन राज्यपाल ने राष्ट्रीय विकास परिषद के 27 जून 2005 के अपने अभिभाषण में बिहार के, ये सब क्या है, पुराना आंकड़ा है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, अभी 11.3% अभी भी है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय क्या है, सबसे पहले बिहार में, कहता बिहार के विकास में बिना भारत का विकास संभव नहीं हो सकता है। प्रसिद्ध कथन किसका है, तो एपीजे अब्दुल कलाम का है, जो कि कह रहे थे, बिहार के भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और सबसे पहले तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, हम दो हमारे दो। कृषि के विकास को तेजी से करना होगा और कृषि में उत्तम बीज, उत्तम खाद और उत्तम तकनीक का प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। समय पर पानी, समय पर खाद समय पर दे सके, इसके लिए मशीन का प्रयोग। बाढ़ पर नियंत्रण लगाना होगा, तो काम चल रहा है। कोसी नदी मोची लिंक परियोजना को जोड़ा जा रहा है। बाढ़ के पानी को दक्षिण बिहार में पहुंचाने का योजना। ओके, बिहार की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है, इसलिए नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण सफल बनाया जा सकता है, बनाया जा भी रहा है। तथा आधारिक संरचना का विकास, बिहार में बिजली का विकास हो गया है। उत्पादन बढ़ाया जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का विकास किया जाए और साथ ही साथ क्या किया जाए, सड़क, रेल मार्ग सबका विकास बिहार में हो ही रहा है। उद्योग का विकास, बिहार में झारखंड से अलग होने के बाद राज्य में लगभग उद्योग विहीन हो गया है, अब उद्योग का विकास भी किया जाए। औद्योगिक नगरी जैसे बेगूसराय है, जैसे फतुहा है, ये सब जगह और उद्योग लगाया जाए। गरीबी दूर करने के लिए, बिहार में गरीबी से अधिक प्रभाव है, गरीबी रेखा के नीचे लगभग 42% लोग रहते हैं। इसको बाहर निकालने के लिए काम किया जाए, उसको स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाए, क्या ट्रेनिंग दिया जाए। शांति व्यवस्था का स्थापना, अब कहता ना, आइए ना हमरे बिहार में ठोक देंगे कट्टा का पार में, सब चलन को कम करना होगा। आजकल सब आदमी यही स्टेटस लगाता है, आइए ना हमरे बिहार में ठोक देंगे कट्टा का पार में। अरे भैया, जब कट्टा कपारे में ठोक देगा तो काहे आएंगे बिहार में, हम तो है बिहार में, लेकिन आने वाला सब ही सोचेगा ना क्या। स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन, बिहार में भ्रष्टाचार पर लगाम। और भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, तो भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है पुलिस महकमे में। दारू बंदी है, लेकिन अभी तक बंदी नहीं है, हर जगह मिल ही जाता है, घर पे आता है। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, और बिहार को, केंद्र को भी चाहिए कि बिहार को थोड़ा एक्स्ट्रा पैकेज दे। तो बिहार सरकार मांगती भी है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए।
लेकिन केंद्र नहीं देता है, डबल इंजन की सरकार नहीं है, इसीलिए शायद। अब मान लीजिए आप अपने विरोधी को कितना दीजिएगा। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण जम्मू कश्मीर एवं पंजाब उत्तर पूर्व के राज्य विशेष सहायता मिलती है, बिहार को नहीं। 15 नवंबर 2000 को बिहार से क्यों अलग हो गया साथियों आपका? झारखंड अलग हो गया, सारे उद्योग कहाँ चले गए? झारखंड में चले गए। बिहार गरीब रह गया, बिहार के पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ लैंड लैंड लैंड। और लैंड से बिहार क्या करेगा? सिर्फ जमीन से बिहार क्या करेगा? तो खेती करेगा। और खेती करेगा तो बिहार में अभी खेती का भी क्या है? विकास नहीं हो रहा। अभी सरकार इसके प्रति जागरूक है और धीरे धीरे विकास भी, बिहार भी विकास के पथ पर अग्रसर है। देश के आर्थिक विकास में बिहार की भूमिका, कहता यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का भी विकास करना होगा, क्योंकि देश का हर 10वां आदमी कहाँ का है? तो बिहार का है। कहता है बिहार के मजदूर तो देश के लगभग हर राज्य में जाकर अपना योगदान दे रहे हैं। भौगोलिक क्षेत्र में तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से बिहार का स्थान महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना होगा, चाहे राजनीतिक साझेदारी की बात हो अथवा विकास। बिहार में आपको पता है कि 40 गो लोकसभा का सीट है, यानी कि सरकार बनाने में भी हमारे लोग का योगदान है। बात हो तो बिहार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट ने विश्व के संदर्भ में यह कहा था, गरीबी कैंसर रोग की तरह है। कुजनेट ने कहा था गरीबी कैंसर के रोग की तरह है। प्रसिद्ध कथन है, जिस तरह शरीर को एक छोटे से भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है, उसी तरह किसी एक भाग में गरीबी है तो वो पूरे। इसीलिए क्या कहा जाता है? क्राइम रेट यूपी बिहार में ज्यादा है, भ्रष्टाचार ज्यादा है, बिकॉज ऑफ गरीबी। गरीबी से दंश झेलते झेलते 37 साल में कोई दरोगा बना, कैसे नहीं घूस लेगा भैया? उपरोक्त कथन की सार्थकता इस बात पर है कि बिहार को पिछड़े और गरीब रखकर हम भारतवर्ष का विकास नहीं कर सकते हैं। बिहार के पास विकास करने के लिए क्या है? तो फर्टाइल लैंड है और नदियां हैं, पानी भरपूर है, खेती हो सकता है। दक्षिण बिहार में सिंचाई की सुविधा के लिए नहर बनाया जा सकता है। बिहार में दक्ष मानव संसाधन की कमी है, कमी नहीं है। बिहार में खूब जनसंख्या भी है, लोग भी है, युवा जनसंख्या में नंबर 1 है। लगभग 60% जनसंख्या क्या है? युवा है। कम पढ़े लिखे मजदूर है, दूसरे राज्य में जाते हैं, उसको बिहार में रख लेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे। मान लीजिए, अरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जान तारा जो बना, जान तारा देखे ना, सबका नंबर आएगा, सबका कटेगा, तो उसके लिए कौन सा पोर्ट चाहिए? मोबाइल और कंप्यूटर। तो मोबाइल और कंप्यूटर इंटरनेट तो बिहार में भी हो सकता है। इस हिसाब से बिहार में भी सूचना तकनीक की क्रांति तो आ सकती है। भारत के सब बड़े बड़े टीचर जो है वो बिहार से बन सकते हैं और बिहार में ही बैठे बैठे यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से पूरे विश्व को पढ़ा सकते हैं। देश में आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण है। अब तो अभी इस बार तो इशिता किशोर सब बिहार की टॉपर है, महिला यूपीएससी टॉपर। ऐसे उद्योग जो कृषि पर आधारित हो, उनका उद्योग होना चाहिए, जैसे फूड प्रोसेसिंग उद्योग, बिस्कुट उद्योग, चॉकलेट उद्योग, ये सब उद्योग बिहार में हो सकता है। उदाहरण के लिए आम का अचार बनाना, टमाटर से सॉस बनाना, केचप, किसान केचप, ये सब होना चाहिए। जीरा लाल होना चाहिए। वर्तमान में विकास दर कितना है? 11.3% है, जो गुजरात के विकास दर से थोड़ा ही कम है। विकास प्रतिशत में तो अभी बिहार क्या है? नंबर 1 है देश में। अभी विगत वर्षों में भारत के विकास की गति तेजी से आई है। बिहार की विकास की गति के कारण ही वर्तमान दौर में आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर कम हुआ है। यह संतोष की बात है कि विगत वर्षों में बिहार के विकास के लिए कारगर प्रयत्न किए जा रहे हैं। बिहार में प्रगति के इस दौर की प्रशंसा देश भर में की जाने लगी है। ओके, बिहार का जीएसटी मॉडल तो कौन अपना रहा है? जीएसटी मॉडल करंट अफेयर भी हम कराते इससे बता रहे हैं। जीएसटी मॉडल को राजस्थान अपना रहा है, तो क्योंकि जीएसटी मॉडल में बिहार टॉप पर है, तो बिहार बहुत कुछ में आगे जा रहा है। और अभी हम लोग जब शिक्षक बनेंगे या आप लोग जब शिक्षक बनिएगा, खूब मेहनत करेंगे और भविष्य के युवाओं को और इतना रोजगार उन्मुख शिक्षा देंगे, वो सब और बिहार को आगे बढ़ाए और बिहार एक दिन गुजरात और पंजाब को उछाल कर देश का नंबर 1 विकसित राष्ट्र बने। यही एक बिहारी की कामना होनी चाहिए, यही एक बिहारी का सपना होना चाहिए। ओके, कहता है मूलभूत आवश्यकताओं में विकास की व्यवस्था। कहता है गरीबी रेखा किसे कहते हैं? गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन बॉर्डर लाइन किया जाता है। गरीबी रेखा कैलोरी मानदंड पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या करते हैं? ज्यादा काम करते हैं, जिससे ज्यादा कैलोरी चाहिए, और शहरी क्षेत्रों को कम। इससे कम खाने वाले लोग क्या है? गरीब है। ओके, और अभी तो गरीबी का खाने से सिर्फ होगा नहीं, जिसके पास मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 5 चीज जिसके पास है, वही क्या है? गरीब नहीं है। ओके, तो गरीबी को कम करने के लिए बिहार सरकार बीपीएल स्टार्ट किया है। गरीबों को क्या देता है? अनाज देता है, राशन पानी देता है। लेकिन भ्रष्टाचार गजब है भैया। कोई ऐसा, कोई भी आप लोग कमेंट कीजिए,
कोई ऐसा है डीलर साहब जो कि सही से एकदम सही सही अनाज और सही क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं? नोबडी। नरेगा क्या है? तो नरेगा का नाम अभी हो गया मनरेगा 2009 से, ये भी याद रखिएगा। ओके। ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। ओके। समुचित न्याय सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लोगों को खाने की रोटी उपलब्ध करा हो सके। लेकिन यही क्या है, जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कोरोना काल में ही रीढ़ की हड्डी भी था, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट इसमें लोगों को नहीं मिलता है। साथ ही साथ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बिहार के विकास में योगदान कर रहा है। बिहार क्या है, इसमें नंबर 1 पर है अभी। विकास की अवधारणा से हमारा मतलब है देश के सभी क्षेत्रों में और सभी वर्गों में विकास हो। सभी क्षेत्र से हमारा मतलब कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि से, तथा सभी वर्गों से विकास का मतलब है निष्पक्ष रूप से बिना भेदभाव के अमीर भी विकसित हो, गरीब भी विकसित हो। इन सभी वर्गों के सम्यक विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई, जिसे हम आर्थिक शब्दावली में इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, मतलब समावेशी विकास कहते हैं। ओके। इस प्रकार के विकास के द्वारा हमारा प्रयास लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो अर्थव्यवस्था का सारांश कर लीजिएगा। ओके। अर्थव्यवस्था क्या, जीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और सार्वजनिक। और आपको पता है तीनों के बारे में। उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी के बारे में बताए कि पूंजीवादी जिसपे उत्पादन साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, और सामाजिक जिसपे उत्पादन साधनों पर समाज का अधिकार हो, मिश्रित दोनों। आर्थिक विकास भी करा दिए। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। ओके। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी भी कराए। ओके। संकल्पना कौन दिया था? महबूब हुक। कब दिया था? 1990 में। आर्थिक विकास की गति तेज करके बिहार की गति कैसे दिया जा सकता है, सब कहता है। निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को। ओके। निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत। चीन में कैसी अर्थव्यवस्था है साथियों? तो पूंजीवादी, पूंजीवादी प्लस साम्यवादी। ठीक है। देखिए, साम्यवादी का मतलब होता है एक पार्टी की सरकार। अमेरिका में कैसी है? तो पूंजीवादी। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। इसके जगह पर अभी 1 जनवरी 2015 से क्या आ गया है? तो नीति आयोग आ गया है। ओके। जिस देश के राष्ट्रीय आय अधिक होता हुआ क्या कहलाते हैं? विकसित कहलाते हैं। भारत अभी भी किस में है? भारत अभी विकासशील में है। किस में है? अर्ध विकसित में है भारत। इससे पिछले राज्य कौन सा है? बिहार है। भारत में अंग्रेजी शासन का एक डैश था, उपनिवेश। अंग्रेजों ने भारत अर्थव्यवस्था का क्या किया? शोषण। अर्थव्यवस्था जीविका अर्जन की क्या है? एक की व्यवस्था है या साधन है। तृतीय द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्र कहते हैं। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जाता है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? योजना आयोग को। और आर्थिक विकास क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है ना। आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति क्या है? दयनीय है। बिहार में डैश जीवन का आधार है। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। बिहार में विकास में डैश का बहुत बड़ा बाधक है, बाढ़, गरीबी, जनसंख्या। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? सतत विकास क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है? सब करा दिए। आप लोग कर लीजिए इसको खूब अच्छे से। और क्या करना है, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको क्या समस्या है, आप कहाँ इसमें समस्या महसूस कर रहे हैं और क्या सुधार हो सकता है, सारा कुछ बताएंगे। ये था आपका क्या चीज, इकोनॉमिक्स का क्लास। और ये जो इकोनॉमिक्स की क्लास है ये आपको कहाँ से प्रोवाइड किया गया? तो भारतीय बीएसईबी के क्लास 10 के बुक से प्रोवाइड किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, सर्विस क्लासेस पे जाइए और सारे चैनल को क्या करना, सारे वीडियो को देखिए और खूब लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि 120 क्वेश्चन वाला दमदार सेट कराया गया आपको हमारे चैनल पे, सर्विस क्लासेस के जी पे। हर दिन करेंट अफेयर किया जाता है पूरा डिटेल से। औरंगजेब और शिवाजी के विवाद को पूरा डिटेल से कराया गया है।
साथ ही साथ विश्व महासागर दिवस और बिहार दरोगा के लिए भी हर दिन क्लास कराते हैं आपको। ये नौकरी हमारी एक सीरीज, और बिहार का संपूर्ण इतिहास भी कराए हैं पूरा डिटेल के साथ। ओके, और कराए आपको सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए, साउंड की एचडी क्लास आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको मिलेगी बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण समान अध्ययन प्रश्न श्रृंखला। ओके, और आपको आईपीएल। और अगर आप अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग सर्विस क्लासेस केजीजी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बाकी वीडियो को देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम। कोई समस्या हो, कोई भी डाउट हो, समझने में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो, आपको आना है सर्विस क्लासेस केजीजी के कमेंट बॉक्स में और अपना कमेंट हमको चिपका देना। ओके, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।